पिछले 100 वर्षों में पूरे संसार में एक इच्छा पैदा हुई है, और संक्षेप में वो इच्छा ये है कि मनुष्य को शांति भी मिले और संपन्नता भी मिले, पीस विद प्रॉस्पेरिटी। ये एक बात चली। इसी को लेकर विदेश में, भारत से बाहर, योग चला, ध्यान चला, ये शांति की खोज। उन्हें लगा कि विज्ञान की सहायता से हम संपन्न तो हो गए, पर शांति भी होनी चाहिए। और उन्हें लगा कि ध्यान से, योग से शांति मिलेगी। ये गलत नहीं लगा उन्हें, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। प्रथम तो ध्यान के जो प्रकार अभी प्रचलित हुए हैं, वो प्रकार वो तो है नहीं जो पतंजलि के योग शास्त्र में। वो प्राय करके आनापानसति है, विपश्यना है, ये बौद्ध परंपरा के ध्यान के प्रकार अधिक प्रचलित हुए हैं। महेश योगी का भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन चालू रहा, ये पश्चिम में हुआ। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसका बहुत अध्ययन नहीं किया है कि पश्चिम में ये जो हम लोग सुनते योग और ध्यान की बात, कहा जा रहा है कि करोड़ों का व्यापार है योग का। उसके क्या परिणाम वहां निकल रहे हैं मालूम नहीं है। योग वहां पश्चिम में क्या हो रहा है इसका मुझे परिचय ज्यादा नहीं है। जो सुनी सुनाई बात है वही कह रहा हूं। लेकिन अब जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं वो ये कि एक तरफ तो पश्चिम ने योग और ध्यान को अपनाया, दूसरी ओर भारत में जो हुआ उस कड़ी में स्वामी दयानंद से लेकर लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद, मधुसूदन ओझा, महात्मा गांधी भी समझ ले। हालांकि महात्मा गांधी कोई फिलोसफर नहीं है। इन सब लोगों का प्रयत्न ये हुआ कि इस देश में ज्ञान तो है, कर्म नहीं है, और कर्म के अभाव के कारण ये देश गरीब हो गया है। तो दर्शन के क्षेत्र में एक मोड़ आया। वो मोड़ शंकराचार्य से भिन्न था। इसलिए चाहे स्वामी दयानंद हो, श्री अरविंद हो, मधुसूदन ओझा हो, लोकमान्य तिलक हो, ये सब के सब शंकराचार्य से सहमत नहीं है। ये घटना पिछले 100-125 वर्षों में इस देश में घटित हुई। मधुसूदन ओझा भी उसी कड़ी में है। यानी मधुसूदन ओझा को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि इस देश में जो चिंतन चला वो उस कड़ी में ही है। वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं।
बहुत लोग वैसी बात कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है वैसी बात करने वाले। तो ये हुआ कि ज्ञान के साथ में कर्म भी होना चाहिए। अब इस बात को लेकर कि ज्ञान के साथ कर्म भी होना चाहिए, लोकमान्य तिलक ने गीता को लिया और गीता पर एक बड़ा भाष्य लिख दिया, उसकी बड़ी मोटी भूमिका लिख दी और भूमिका में ये कहा कि शंकराचार्य ठीक नहीं। वो ये जो कहते हैं ज्ञान और कर्म का विरोध है और कर्म तो अज्ञानियों के लिए है, उन्होंने कहा नहीं, गीता में कर्म का प्रतिपादन है। और उसके लिए वो विद्वान थे, एक लंबा उन्होंने भूमिका बना दी। तो अगर हम कालक्रम में देखें हिस्टोरिकली, तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य आता है, जो ज्ञान और कर्म के समुच्चय की बात करता है और शंकराचार्य का खंडन करता है सीधा। उसके आसपास ही स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद शंकराचार्य का खंडन नहीं करते, वो तो शंकर संप्रदाय के, लेकिन उनको भी ये लगा कि इस देश में ज्ञान के साथ कर्म होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि गीता को ठीक से समझने के लिए हमारे देश के युवकों को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये कर्म की बात है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, लोकमान्य तिलक तो गए नहीं थे, तो उन्होंने विदेश में जाकर ये बात कही। अंग्रेजी जानते थे, कलकत्ता से उन्होंने बीए किया था और रामकृष्ण परमहंस का उनके साथ संबंध, गुरु शिष्य का संबंध था। इस कारण से लोकमान्य तिलक उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद हो गए, क्योंकि लोकमान्य तिलक विदेश नहीं गए, वो तो यहाँ स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे और जेल में भी गए। स्वामी विवेकानंद ने दूसरा तरीका निकाला। वो स्वतंत्रता आंदोलन में उस तरह से नहीं गए, लेकिन उन्होंने ये कहना चाहा कि इस देश की संस्कृति यूरोप की संस्कृति से कम नहीं है, बल्कि हमारे पास यूरोप को सिखाने के लिए वेदांत। लेकिन जब वेदांत की बात उन्हें यूरोप में सिखानी पड़ी, तो फिर वो ये नहीं कह सकते थे कि ज्ञान और कर्म का विरोध है, क्योंकि यूरोप तो कर्म का गढ़ है, वो तो एक्शन है। तो उन्होंने शंकराचार्य को लेकर ही ज्ञान के साथ कर्म की बात भी कर दी, इस देश में भी कर दी, विदेश में भी कर दी। तो ये दो बातें हुई। लोकमान्य तिलक ने शंकराचार्य का विरोध करके कर्म का प्रतिपादन किया, स्वामी विवेकानंद ने शंकराचार्य का विरोध बिना किए कर्म का प्रतिपादन किया। इसके बाद श्री अरविंद आते, और श्री अरविंद की घटना यह है कि वो तो सारा जीवन उनका विद्यार्थी जीवन यूरोप में बीता था। वो तो 8 वर्ष की अवस्था में उनके पिता ने उनको यूरोप भेज दिया था और ये कह दिया था कि इन पर, इस बच्चे पर कोई भारतीयता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग पिछड़े हुए हैं, हालांकि वो खुद मेडिकल डॉक्टर थे, विदेश से ही मेडिकल डॉक्टरी कर आए हुए थे। उन्हें लगा हम लोग पिछड़े हुए हैं, भारत के लोग,
तो मेरे बच्चों पर भारत का असर न पड़े। वहीं रहे श्री अरविंद, वहाँ की शिक्षा में उन्होंने सब ज्ञान प्राप्त किया, विदेश का, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन ये भाषाएं सीखी, ग्रीक, लैटिन ये भाषाएं सीखी। भारत के कोई भाषा उन्हें नहीं सिखाई गई। वो बंगाली थे पर उनको बंगाली नहीं आई, बंगाली बहुत बाद में आई जब वो इस देश में आ गए। तो हुआ ये कि जब वो भारत में आए, पानी के जहाज से आए, हवाई जहाज तो था नहीं, और जो बॉम्बे का गेट है वहां उतरे तो एक दैवी संयोग से उनको ये ज्ञान हुआ कि इस भारत में तो बहुत है, यूरोप को देने के लिए बहुत है, लेकिन अंग्रेज हमारे ऊपर छाया हुआ है, पहले इसको निकालना चाहिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए और बाकायदा जेल की भी बात रही, उनके साथ गए नहीं, छूट गए जेल में। एक साल उन पर मुकदमा चला। इस पृष्ठभूमि के साथ श्री अरविंद पानी की नाव में बैठकर कलकत्ते से पांडिचेरी आ गए। उनको लोगों ने कहा आप यहाँ रहेंगे तो ब्रिटिश सरकार आपको पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। पांडिचेरी में फ्रेंच राज्य है, ब्रिटिश राज्य नहीं है, वहाँ आपको पकड़ने का कोई नहीं है मामला। वो पांडिचेरी चले गए और उनकी समझ में ये आया कि मुझे देश विदेश में घूमकर नहीं, एक स्थान पर बैठकर साधना कर। तो घूमे कहीं भी नहीं, एक स्थान पर बैठ गए, साधना की, और साधना के बल पर जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो उन्होंने किताबों में लिख दिया। 30-32 किताबें उनकी, कम नहीं है। स्वयं ही टाइपराइटर से टाइप करते थे, कंप्यूटर तो नहीं था, टाइपराइटर था। और एक जगह बैठकर उन्होंने काम किया। उन्होंने भी लोकमान्य तिलक की तरह तो नहीं, लेकिन अपनी तरह शंकराचार्य पर उंगली उठाई कि ज्ञान और कर्म का विरोध है, ऐसा है नहीं। और वो बंगाल में रहे थे, बंगाली भी थे, कुछ तंत्र का उनको अता पता था। तो उन्होंने वेद पर जो काम किया वो तो किया ही, तंत्र का भी सहारा लिया। और वेद तो लिया सो लिया, वेदांत लिया। वेदांत से ज्ञान आएगा और तंत्र से शक्ति आएगी, और ज्ञान और दोनों मिलकर चित्त शक्ति बनेंगे। ये उनका आदर्श रहा। और इसके लिए उन्होंने ये माना कि जो लोग केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान तो उन्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उनका शरीर, मन, बुद्धि, परिस्थिति, संसार, ये सब मैला का मैला रह जाएगा। शंकर वेदांत ने कहा भाई तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म में एकाकार हो, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है कि शरीर का क्या होगा और संसार का क्या होगा, देश का क्या होगा, ये चिंता नहीं करनी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हमारा ज्ञान
तब तक अधूरा रहेगा, हमारी साधना तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम ज्ञान और कर्म को एक साथ लेकर न चलें। ये भी वही बात हुई, भौतिकता और अध्यात्म दोनों का समन्वय, और जिसका आधार वेद और वेदांत एक तरफ और तंत्र एक तरफ। अब हम इस पृष्ठभूमि के साथ मधुसूदन ओझा पर आए। ये वेद विज्ञान की पृष्ठभूमि है, जिसके बिना वेद विज्ञान को एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आज बोल रहा हूं आपके सामने। उन्होंने तंत्र का सहारा लिया और वेदांत की बात की। मधुसूदन ओझा ने वेद के नाम पर ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लिया और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर एक सिस्टम खड़ा कर दिया, जिस सिस्टम में ज्ञान और कर्म दोनों हैं। उन्होंने तो शंकराचार्य के लिए नहीं कहा, लेकिन मोतीलाल शास्त्री ने कहा कि शंकराचार्य ने ये ठीक नहीं समझा है, कर्म का खंडन करना। अब ये अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग हैं जो एक ही बात को अपनी अपनी पृष्ठभूमि से कह रहे हैं। लोकमान्य तिलक की पृष्ठभूमि एक स्वतंत्रता सेनानी की पृष्ठभूमि है और वो वकील है। स्वामी विवेकानंद की पृष्ठभूमि एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट की पृष्ठभूमि है, लेकिन जो पश्चिम में अधिक रहा, पश्चिम में अधिक उसने बात भारत की थी, ये एक पृष्ठभूमि है। और भारत में आकर भी कर्म चाहिए, अभ्युदय चाहिए, संपन्नता चाहिए, ये बात। एक तरफ श्री अरविंद है जिनकी पृष्ठभूमि पश्चिम की है, और भारत में आकर उन्होंने भारत की संस्कृति के संबंध में गहरा विचार करके इस सारे 125 वर्ष में अगर किसी ने कुछ नया चिंतन किया है तो श्री अरविंद ने। ये उन्होंने कर दिया। मधुसूदन ओझा और श्री अरविंद दोनों एक ही समय में है लगभग, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि श्री अरविंद अंग्रेजी में लिख रहे हैं, मधुसूदन ओझा को अंग्रेजी नहीं आती थी। मधुसूदन ओझा संस्कृत में लिख रहे थे, श्री अरविंद ये समझ रहे थे कि संस्कृत में तो वेद उपनिषद गीता है, ये आज के लोग जो संस्कृत लिख रहे हैं इससे क्या मतलब मेरा। तो दोनों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हुआ। ये सारा का सारा जो ढांचा है वेद विज्ञान का, ये इस पृष्ठभूमि पर खड़ा है। इस आधार पर इसे समझना होगा। अर्थात भौतिक संपन्नता भी कैसे हो, मन की शांति भी कैसे हो, ज्ञान भी कैसे हो, विज्ञान भी कैसे हो, कर्म और ज्ञान भी कैसे हो, इन दोनों का समन्वय कैसे हो, ये पूरा संसार अभी इस खोज में है। और जहाँ तक मेरा अध्ययन है, ये अभी खोज चालू है। हम कहीं पहुंच गए हैं ऐसा लगता नहीं है। शंकराचार्य एक जगह पर पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें ज्ञान है, बात खत्म। मीमांसक कर्म में पहुंच गए थे, गुरु मीमांसक, तो यज्ञ करो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और अपनी जगह पहुंच गए। ये दोनों पहुंचे, लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए जो प्रयत्न तिलक, विवेकानंद, अरविंद, मधुसूदन ओझा ने किया, वो प्रयत्न भी कहीं पहुंचा नहीं है। लेकिन खोज चालू है, क्योंकि मनुष्य चाहता है।
कैसा हो। ये जो खोज चालू है, इस कारण से ये सभी अभी समझ में नहीं आते, क्योंकि ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, कोई कंक्लूजन रिजल्ट नहीं मिल पाया है। ये यात्रा में है, किसी जगह जाकर इन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया ऐसा दिखता नहीं है। मधुसूदन ओझा की बात करें तो मधुसूदन ओझा और उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री, ये गीता पर लिखना चालू किया मोतीलाल शास्त्री ने। 3.5 अध्याय के बाद नहीं लिखा, आगे अधूरा छोड़ दिया। शतपथ ब्राह्मण पर लिखना चालू किया, 6 अध्याय के बाद 14 अध्याय शतपथ ब्राह्मण में, 6 के बाद नहीं लिखा। किसी एक ग्रंथ को पूरा नहीं किया। इसका यह अर्थ है कि इनको जो कुछ सूझ रहा था वो एक सीमा पर जाकर खत्म हो जाता था, उसके आगे पता ही नहीं चलता था कब क्या किया जाए। तो उस अधूरे शास्त्र को, शास्त्र अधूरे का अर्थ मेरा ये है कि जब आप गीता को पूरे 18 अध्यायों पर न लिख के 3.5 पर लिख रहे हैं, 3.5 अध्यायों पर, तो आप अधूरी गीता पर लिख रहे हैं ना। गीता पर पूरा काम कर रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण पर पूरा काम कर रहे हैं। वेद के तो 10-5 सूक्त पर करा इन्होंने काम, वेद पर तो किसी पर कुछ काम हुआ नहीं। श्री अरविंद भी कई उपनिषदों पर उनका पूरा काम है। गीता पर भाष्य नहीं किया, लेकिन गीता पर निबंध लिखे। लोकमान्य तिलक ने गीता पर पूरी पर लिख दिया, लेकिन श्री अरविंद वेद पर लिखना जो चालू किया उन्होंने, तो 1-2 ग्रंथ पर किया, किसी वेद को पूरा काम कर पाए। मैं इससे ये समझ रहा हूं कि ये लोग एक जगह पहुंचना चाहते हैं, वहां कैसे पहुंचा जाए इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो रास्ते में, और मधुसूदन ओझा भी उनमें एक। लोकमान्य तिलक की स्वतंत्रता सेनानी की पृष्ठभूमि, विवेकानंद की अमेरिका में जाकर वेदांत की बात करना ये पृष्ठभूमि, श्री अरविंद का विदेश से आकर देश में, भारत में कार्य करना ये पृष्ठभूमि, और मधुसूदन ओझा का जयपुर में बैठकर काम करना। विदेश का तो उनसे कोई संपर्क था नहीं। एक बार गए जरूर थे, महाराजा उनको ले गए थे जयपुर के पानी के जहाज में, और वहाँ कुछ लोगों से उनकी बातचीत हुई, संस्कृत, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था बातचीत। वो खाली बातचीत थी। तो मैंने श्री अरविंद पर एक ग्रंथ लिख दिया, विवेकानंद पर नहीं कुछ काम किया मैंने, लेकिन विवेकानंद को मैं उपनिषद पर काम करते समय देख रहा हूँ, गीता पर काम करते समय लोकमान्य तिलक को देख रहा हूँ। इस सारी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि के साथ ही वेद विज्ञान को समझा जा सकता है। वेद विज्ञान को समझा जा सकता है। जब आपने कहा कि अंग्रेजी में मेरी किताब पढ़ने के बाद
पढ़ तो ली आपने, बहुत समझ नहीं पाए कि क्या कह रहा हूँ मैं। मेरा मन है कि उसको समझाने का प्रयत्न करूँ। राधा वल्लभ त्रिपाठी ने मेरे लेक्चर करवाए थे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 15 दिन, रिकॉर्ड भी हुआ था वो सब, ऑटो विजुअल भी बना था, लेकिन वो कहाँ गया पता नहीं है। न राधा वल्लभ को पता है, न किसी और को पता है। वो तो गया, बेकार हो गया वो सब। अब मैं हिम्मत करना चाहता हूँ कि मैं मधुसूदन ऊर्जा यानी वेद विज्ञान को लेकर आपके यहाँ कुछ बात करूँ। ब्लैक बोर्ड रखेंगे साथ, जैसी मेरी आदत है, और जितना मैंने समझा है, जो शास्त्रों के प्रमाण है उसके आधार पे उतनी बात कही, ताकि जो आपकी ये शिकायत है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये शिकायत आम है। कोशिश करूंगा कि समझ में आने लायक बन जाए, लेकिन फिर भी वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि ये लक्ष्य जो पूरे संसार के सामने है, पीस विद प्रॉस्पेरिटी, ये इस लक्ष्य को कैसे किया जाए पूरा, ये कोई बना बनाया नक्शा सामने आया नहीं है। जो प्रॉस्पेरिटी में लगे हैं वो अरबपति करोड़पति बने हुए ही हैं, जो शांति में लगे हैं वो भगवा कपड़ा पहनकर दुनिया से अलग हो ही गए। ये दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। कैसे दोनों मिले ये चाहते हैं। ये लोगों ने काम किया और मधुसूदन ऊर्जा ने भी काम किया, इसलिए उनकी कीमत है। ये थोड़ी सी बात मैंने इसलिए कर दी कि आपके ख्याल में आ जाए कि मधुसूदन ऊर्जा कहाँ खड़े हैं, फिर इनकी बात विस्तार से करें।